हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आर्थिक भूगोल का टॉपिक आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ संकल्पनाएं पहले देखी थी और अभी हम देखेंगे इसकी जो संकल्पना है वो क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन। तो क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से विविध जो प्रदेश हैं उनमें एक कार्यात्मक संगठन स्थापित हो जाता है और विभिन्न क्षेत्रों की पारस्परिक एक प्रणाली होती है जिसमें कि उनमें कार्यात्मक संबंध होता है विविध प्रकार का। तो देखिए, विभिन्न आर्थिक प्रदेश क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के द्वारा परस्पर संबद्ध होकर आर्थिक भूदृश्य का स्वरूप ग्रहण करते हैं। आर्थिक प्रदेश दो तरह के होते हैं, एक होते हैं समांग यूनिफॉर्म आर्थिक प्रदेश और दूसरे होते हैं सेकेंद्रीय या नोडल आर्थिक प्रदेश। समांग आर्थिक प्रदेश में आर्थिक समरूपता मिलती है, जबकि सेकेंद्रीय आर्थिक प्रदेश में किसी केंद्र एवं उसके चारों ओर के क्षेत्र में संगठनात्मक एकता मिलती है। दोनों में परस्पर संबद्ध होने से क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन पैदा होता है। ए.के. फिल्ब्रिक ने इस संकल्पना को विशद व्याख्या की है। इस संकल्पना की विशद व्याख्या की है। उनके अनुसार इस क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के निर्माण में निम्न तत्वों का हाथ रहता है: आर्थिक उद्योग की इकाई, केंद्रीयता, स्थानीयकरण, अंतर संबंध, क्षेत्रीय असातत्य एवं सातत्य यानी स्पेशियल डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी। एंड नंबर 6, केंद्रीय संगठन तथा समानांतर संबंध। नंबर 7, बढ़ते पैमाने के साथ एकरूपता, समरूपता एवं सेकेंद्रीयता का प्रकारांतरण। फिल्ब्रिक ने क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है: आधिपत्य के क्षेत्रीय संरचना में आर्थिक कार्यात्मक पदानुक्रम में व्यवस्थित क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के कई परस्पर ग्रंथित क्रम मिलते हैं। यह ग्रंथित कार्यात्मक पदानुक्रम बड़े से छोटे पैमाने पर आर्थिक उद्योगों की इकाइयों के बढ़ते परिमाण एवं जटिलता के साथ साथ समानांतर संबंधों एवं केंद्रीय संगठनों के प्रकार्यात्मक अंतर संबंधों से उत्पन्न होते हैं। कार्यात्मक संगठन के इस परिकल्पना को हम निम्न उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं: कोई कृषि फॉर्म किसी कृषक निवास के चारों ओर फैला है, एक आर्थिक उद्यम की इकाई है। कोई प्रसंस्करण उद्योग भी, जो किसी आर्थिक उद्योग की एक इकाई है, किसी केंद्रीय स्थान पर विकसित होती है। अतः प्रत्यक्ष रूप से इन दोनों कृषि फार्म व प्रसंस्करण उद्योग में कोई संबंध नहीं है, परंतु ये किसी नगर से संबद्ध हो जाते हैं, जो वस्तु निर्माण उद्योग के केंद्र के साथ ही कृषि के लिए बाजार तथा आपूर्ति का केंद्र भी है। इस प्रक्रिया की सेकेंद्रीय तथा समांग प्रदेशों की पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर पुनरावृत्ति होती है और अंततः विश्व स्तर के आर्थिक भूदृश्य परस्पर ग्रंथित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप है या कोई भी क्षेत्र है, उसका दूसरे क्षेत्र के साथ में या दूसरे आर्थिक क्रियाकलाप के साथ में एक परस्पर एक संबंध होता है, भले ही वो डायरेक्ट न हो, इनडायरेक्ट हो, लेकिन होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई प्रसंस्करण उद्योग है और एक कोई कृषि फार्म है, तो दोनों का प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रसंस्करण उद्योग को कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल जो है वो कृषि से ही उपलब्ध होता है, या फिर प्रसंस्करण उद्योग में कार्य करने वाले लोगों को खाने के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। अगली संकल्पना है संकल्पना नंबर 8, प्रादेशिक आर्थिक विकास। देखिए, विकास एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन होता है, और जब ये परिवर्तन गुणात्मक होता है यानी सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसको हम विकास के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकास करता रहता है, भले ही विकास की गति धीमी हो या तीव्र हो। तो देखिए, प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक भूगोल के व्यवहारिक पक्ष को दर्शाती है। 1920 में ही ट्रायर ने आर्थिक भूगोल को व्यवहारिक दृष्टिकोण वाला विषय बताया। यह संकल्पना क्षेत्रीय आर्थिक श्रृंखलाबद्धता द्वारा संसाधनों के समुचित उपयोग करने तथा अधिकतम उत्पादन करने पर बल देती है।
आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अर्थतंत्र के संगठन एवं आर्थिक विकास के स्तर में भिन्नता की व्याख्या करना है। इसके लिए आर्थिक विकास के विभिन्न पक्षों के मापन तथा विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में प्रदेश विशेष में अन्य प्रदेशों की तुलना में संसाधन सुलभता, दुर्लभता एवं सांस्कृतिक तकनीकी क्षेत्र में प्रगति का विवेचन अधिक महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन का अधिक महत्व है। भारत जैसे विकासशील अर्थतंत्र में आर्थिक विकास नियोजन का क्रांतिक महत्व है, क्योंकि इसके बिना विकसित होना अत्यंत मुश्किल कार्य है। तो देखिए, प्रादेशिक आर्थिक विकास है, उसके भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं। जैसे नियोजन एक प्रणाली है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रदेशों को विकसित करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रणाली को हमारे देश भारत में भी अपनाया गया है। नियोजन का मतलब होता है एक पहले से खाका तैयार करके कि हम इस ढंग से विकास करेंगे, इस प्रकार से हम विकास करने का प्रयास करेंगे। तो जो पूर्व निर्धारित एक योजना के हिसाब से जो विकास किया जाता है उसको नियोजन के नाम से जानते हैं। और भारत जैसे विकासशील देश में नियोजन का बहुत अधिक महत्व है। तो यानी विकास होता है, स्वतः भी होता है और मानवीय प्रयास से ज़्यादा होता है। तो इसमें हम जो प्रादेशिक आर्थिक विकास है इसका भी हम आर्थिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। यह भी एक आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पना है। अगली संकल्पना है नंबर 9, आर्थिक विकास एवं बाह्य पर्यावरण में संतुलन। देखिए, आर्थिक विकास और बाह्य पर्यावरण में पहली बात तो ये कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। देखिए, मनुष्य ने जैसे जैसे विकास किया तो उसने ठीक है अपने लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की, बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त की, अपना विकास किया। वो आदिम अवस्था से जब भोजन के लिए शिकार पर निर्भर रहता था या फिर कंदमूल फल एकत्रित करके भोजन करता था, उस दशा से उसने अपने आप को बहुत ही विकसित अवस्था में रख लिया, पर्याप्त विकास किया और सब सुविधाएं प्राप्त कर ली। पहिए का आविष्कार किया, गाड़ियों का आविष्कार किया, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया, बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया, जिसके बलबूते पर वो आज एक लगभग आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन इस दौरान मनुष्य ने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, निश्चित रूप से, क्योंकि प्रकृति की चीज़ों में परिवर्तन किए हैं और मनुष्य प्रकृति की चीज़ों में परिवर्तन किए बिना विकास कर नहीं सकता। विकास के लिए ऐसा करना जरूरी था, तो पर्यावरण प्रभावित हुआ है। और एक तरीके से ये कहें कि पर्यावरण का डिग्रेडेशन हुआ है तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए, इस प्रकार आर्थिक विकास और बाह्य पर्यावरण में संबंध बहुत घनिष्ठ है, लेकिन इन संबंधों में एक संतुलन बनाने के लिए आर्थिक भूगोल प्रयास करता है कि इसमें एक संतुलन स्थापित किया जाए ताकि पर्यावरण को ज़्यादा क्षति न हो और मनुष्य अपना आर्थिक विकास भी कर सके। तो इस संतुलन के लिए हम देखिए क्या करते हैं। देखिए, ऊपर इंगित किया गया है कि किसी प्रदेश का आर्थिक विकास अपने बाह्य तंत्र से प्रभावित होता है तथा उसे प्रभावित करता है। 1972 ईस्वी के स्टॉकहोम सम्मेलन तथा 1992 ईस्वी के रियो सम्मेलन में आर्थिक विकास के अंधाधुंध प्रयास में प्राकृतिक पर्यावरण की अपूरणीय क्षति एवं तत्जनित संभावित खतरों के प्रति सजगता बढ़ी। 1960 के दशक तक आर्थिक विकास को मानव जीवन में प्रसन्नता एवं गुणात्मक उन्नयन का पर्याय माना जाता था। सर्वाधिक ध्यान असीमित वस्तुओं के उत्पादन पर दिया जाता था ताकि व्यापक उपभोक्तावाद को प्रश्रय दिया जा सके। विकसित देश अपना विकास तेजी से कर रहे थे, परंतु अविकसित निर्धन देशों पर किसी का ध्यान नहीं था। अर्थशास्त्री जीडीपी में विकास से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ऐसा सोचते थे, परंतु पर्यावरणीय क्षति पर किसी का ध्यान नहीं गया। तथापि यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार की प्रगति निष्प्रयोजन है। अतः संयुक्त राष्ट्र के कोकोयोग सम्मेलन 1974 में यह स्वीकार करना पड़ा कि विकास का उद्देश्य वस्तुओं की मात्रात्मक वृद्धि नहीं, प्रत्युत मनुष्य का विकास होना चाहिए। तत्पश्चात मानव केंद्रित विकास, वैकल्पिक विकास, संघृत विकास आदि नारे लोकप्रिय होने लगे। विकासशील देशों के उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से अनेकों पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हुए, यथा CO2, CFC, कांच ग्रह प्रभाव, ओजोन क्षरण, मरुस्थलीकरण, साथ ही सामाजिक आर्थिक विषमता निरंतर बढ़ती गई। अस्तु इन विषमताओं का निराकरण करना भी आर्थिक भूगोल का उद्देश्य है। अब अगली संकल्पना है मानव सह विकास। सह विकास और विकास में एक मूलभूत अंतर होता है। सह विकास वह विकास होता है जो विनाश रहित विकास होता है, या ऐसा उदार विकास होता है जिसमें कि हम विनाश की संभावनाएं बहुत कम होती है या उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। ऐसे विकास को हम सह विकास के नाम से जानते हैं। तो ये भी आर्थिक भूगोल की एक आधारभूत संकल्पना है। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी तंत्र की अक्षुण्णता, सांस्कृतिक आधुनिकीकरण का अलग अलग अध्ययन करने से विश्व में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर अनेक विकट समस्याएं उत्पन्न हुई और हो रही है।
अतः व्यापक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर उक्त चारों प्रमुख तत्वों में समन्वय भी आर्थिक भूगोल का प्रमुख आयाम हो गया है। अतः आर्थिक विकास के ऐसे उपागम अपनाने पर बल दिया जा रहा है जो सामुदायिक या क्षेत्र आबद्ध मानव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करें। अतः ऐसा विकास जो उत्पादकता में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय गुणवत्ता बनाए रख सके आज की प्रमुख आवश्यकता है। अतः वर्तमान विकास में जीडीपी उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही सामाजिक सुविधाएं, पेयजल उपलब्धता, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की उत्तमता को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। इस प्रकार से ये भूगोल की हमने आर्थिक भूगोल की 10 आधारभूत संकल्पनाओं के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। ये आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।